Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का था उसमें हमने देखा था कि प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और अब इस वाली वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे आपके प्रबंध के कार्यों के बारे में। ठीक है, देखो हर कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें डिफरेंट काम होते हैं, वैसे ही प्रबंध है। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रबंध शास्त्री यानी जिन्होंने क्या करा है, मैनेजमेंट का अध्ययन करा है, उसके ऊपर रिसर्च करा है, जिनको हम बोलते हैं प्रबंध शास्त्री। एक तो कोई था नहीं, ऐसा तो है नहीं केवल एडम टेलर ही थी केवल, या फिर हेनरी फ्योल ही थे। बहुत सारे प्रबंध शास्त्री थे जिन्होंने अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने अपने थॉट्स दिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, सब लोगों के थॉट्स क्या होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के बीच में क्या होती है, किसी भी चीज़ को लेकर उनके ओपिनियंस चेंज होते रहते हैं। तो जैसा है यहाँ पर कि कार्यों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के बीच में क्या है, आपकी मत भिन्नता। और अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 6 प्रबंध शास्त्रों के बारे में दिया गया है, जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करा है, प्रबंध के कार्यों को बताया है। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपके डेविस हैं। डेविस ने केवल 3 काम बताए हैं, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है कि किसी भी आपको प्रबंध शास्त्री का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इन्होंने प्रबंध के कौन से कार्यों के बारे में बताया है। मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन कौन से प्रबंध शास्त्री का इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपके कुंटिस और ओडोनेल, इन्होंने बताए हैं 5 नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। उसके बाद ब्रेक ने बताए हैं नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण। हेनरी फ्योल ने बताए हैं नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। लिनाल उर्विक ने बताया है नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेश वाहन, पूर्वानुमान, जांच। और उसके बाद लास्ट बचते हैं हमारे पास लूथर गुलिक, जिन्होंने बताया है नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना और बजटिंग। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लूथर गुलिक का। क्लियर बच्चों, देखो लूथर गुलिक ऐसा नहीं है कि आपके केवल 12th के अकॉर्डिंग ही, आगे हम जब भी कंपटीशन फाइट करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स होते हैं उनमें बनते हैं कि लूथर गुलिक ने कौन से काम यहाँ पर हमारे को प्रबंध के बताए हैं। तो आपको इनको याद करना है, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना और बजटिंग। अब आप कहोगे मैम ये तो 7 काम है और मे भी हम 1-2 पॉइंट मिस कर जाएं, तो कैसे, इसको क्या तरीका है। तो देखो जो आपके लूथर गुलिक है उनके लिए एक इंग्लिश का वर्ड इन्होंने दिया है अपने कामों के लिए, जिसको बोला गया है पोस्ट डिकॉब। ठीक है, क्या बोला गया है, पोस्ट डिकॉब। अब इसको हम क्या कहते हैं, एलाबोरेट कर लेते हैं। तो पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस फॉर स्टाफिंग। इसकी हिंदी तो हमें आती ही होगी, तो अगर हम इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तब भी आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। और इंग्लिश अगर हमने लर्न कर ली है तो हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी फॉर डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, CO, ठीक है, इकलौता वर्ड है CO जो डबल ले रहा है, बाकी सब लोग सिंगल वर्ड्स हैं। P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका संगठन, S फॉर स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, D फॉर डायरेक्शन यानी आपके निर्देशन, CO से हो गया आपका कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और लास्ट है सेकेंड लास्ट रिपोर्टिंग। ठीक है, और फिर आपका बजट। तो ये है आपके लूथर गुलिक के काम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बनता है कि लूथर गुलिक ने प्रबंध के कार्यों के लिए क्या शब्द दिया है, तो हम बोलेंगे पोस्ट डिकॉर्ब उन्होंने दिया है, या फिर पोस्ट डिकॉर्ब की फुल फॉर्म बताइए, या फिर लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए कार्य बताइए। कुल मिला के 2 लाइनों में हमारे 3 क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप हो रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखी उनको समझ में आ गया होगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है, या फिर जो लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो लोग इस वीडियो में नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आपका RBSC और जो आपके फ्रेंड्स अगर CBSE वगैरह में है तो आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मेरे चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजीएस्ट वे में मिलने वाला है, कि जितना ईजी एक बच्चे को समझ में आ सकता है उतना ईजी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके वो देने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रबंध प्रक्रिया या चरण कि इसमें कौन कौन से काम होते हैं। यहाँ पर मैंने इनका एक शॉर्ट नोट देखा जाए तो नोट्स बनाए हैं, इसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, हमें टेलीग्राम नहीं चलाना, तो आप मुझे इंस्टा पर अप्रोच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कोई प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं।
प्रबंध प्रक्रिया में बहुत से काम शामिल होते हैं, किंतु इन कार्यों के संबंध में विद्वानों के बीच में मतभेद है, जैसा कि हमने अभी पढ़ लिया। प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची क्या होती है, बहुत विस्तृत हो सकती है। ऑफकोर्स ये बात है, क्योंकि अगर हमने अभी जो 6 हमने यहाँ पर अलग अलग ऑथर्स देखे, तो यहाँ पर रॉल्स डेफिस, ठीक है, उसके बाद ओडोनेल, ब्रेक, फेयोल, यहाँ तो हमने केवल 6 आपके प्रबंध शास्त्रों की बात की। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर प्रबंध शास्त्र हैं जिनका नाम यहाँ पर अभी भी लिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ डिफरेंट काम बताए हो। अगर आप सबके काम लेने बैठेंगे तो ऑफकोर्स ये लिस्ट क्या हो जाएगी हमारी लंबी। तो उसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि हमारे प्राइमरी काम कौन से और सेकेंडरी काम कौन से हैं, यानी कि प्राथमिक काम कौन से और आपके द्वितीय काम कौन से हैं। भाई जब हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा वाला हो जाता है कोई भी चीज़, तो हम भी क्या करते हैं, उसमें से क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर सब काम इम्पॉर्टेंट हैं, बट हम उनको फिर किस लेवल में क्लासीफाई कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के। प्राइमरी थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सेकेंडरी उनकी हेल्प के लिए होते हैं। अगर हम प्राथमिक कार्यों की बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पास नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय। देखो ये 5 काम तो बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना, वैसे 5 पॉइंट से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इनके सहायक काम है वो क्या क्या है, निर्णयन, नियुक्तिकरण, निर्णय डिसीजन, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, नवाचार, इनोवेशन, संप्रेषण आपके हो गया, कम्युनिकेशन, ठीक है, और फिर है आपका प्रतिनिधित्व यानी कि लीडरशिप, ठीक है। तो सहायक काम क्या काम में आते हैं, सहायक काम आते हैं प्राथमिक काम की हेल्प करने के लिए ये बने होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक कार्य किसे कहते हैं, ये क्या क्या होते हैं। प्रबंध के मुख्य कार्य गहन विश्लेषण के बाद कौन से बताए गए हैं, निम्न बताए गए हैं। फर्स्ट है नियोजन यानी कि प्लानिंग, जो कि हम डेली अपने मन में बहुत सारी करते रहते हैं, ठीक है। हम डेली सुबह उठते हैं, सोचते हैं यार ठीक है अब सबसे पहले मैं योगा करूँगी, वॉक करूँगी, या फिर आज मुझे म्यूज़िक सुनना है, ठीक है, उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगी, ठीक है। तो हम डेली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। वैसे ही क्या होता है, मैनेजमेंट भी क्या करके चलता है, प्लानिंग करके चलता है। अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो सबसे पहले क्या करनी होगी, योजना ही तो बनानी होगी ना, प्लानिंग करनी होगी, उसका नियोजन करना होगा। तो सामान्य शब्दों में किसी भी कार्य को भविष्य में किस प्रकार किया जाएगा कि रूपरेखा बनाना ही क्या होता है, नियोजन कहलाता है। यानी कि हम कोई काम फ्यूचर में कैसे करेंगे उसका एक डायग्राम माइंड में सेट कर लेना, या एक तरीके से कच्चा चिट्ठा बना लेना, क्या कहलाता है, आपके नियोजन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन दी है किसने, हेनरी फ्योल ने। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या करना है, कब करना है, किस प्रकार किया जाना है का पूर्व निर्धारण ही क्या होता है, नियोजन होता है। आई डोंट थिंक सो कि बच्चों इसमें आपको कुछ टफ लगने वाला है, बहुत सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है। प्लानिंग करना यानी कि हमें फ्यूचर में क्या करना है उसको पहले ही डिसाइड कर लें हम, तो वो क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। और हेनरी फ्योल ने उसको डिफाइन कर दिया कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है का पूर्व नियोजन ही क्या कहलाता है, आपके नियोजन है, ठीक है। प्रबंधक इस कार्य योजना के साथ इस हेतु आवश्यक, यानी कि अब नियोजन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो साधन, विधियाँ, कार्य पद्धतियाँ, नियम, कार्य प्रणालियाँ, समय व बजट का भी अग्रिम निर्धारण करते हैं। यानी कि आपने प्लानिंग तो कर ली कि भाई मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, पर उसके लिए क्या क्या हमें साधन चाहिए, सोर्सेज चाहिए, क्या उसके मेथड्स रहने वाले हैं, क्या हमारी कार्य पद्धतियाँ होंगी, रूल्स क्या होंगे, किस कार्य प्रणाली में हम काम करेंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए हम हमारी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हमारे पास पैसा है, नहीं है तो कहाँ से आएगा, तो बजट। इन सब का निर्धारण भी हम लोग प्लानिंग में कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक बेसिक आप भी अगर कुछ प्लानिंग करते हो, ठीक है, कि लाइक आज मेरे को बिजनेस स्टडीज़ का 2nd या 3rd चैप्टर कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सोर्सेज कि किससे करना है, मेरे स्कूल टीचर के नोट से करना है, मुझे यूट्यूब से करना है, मुझे किसी एप्लीकेशन से करना है, तो ये हो गया रिसोर्सेज, ठीक है। हमारी क्या विधियाँ रहने वाली हैं, ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन। देखो मैं यहाँ पर केवल आपको समझाने के पर्पज से उसको नॉर्मल आपकी डे टू डे लाइफ से यहाँ पर रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऑफिशियल वे में भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो सबसे पहले वही देखेगा ना कि क्या क्या रिसोर्सेज है, कितनी मेरे पास ह्यूमन पावर है, कितनी मेरे पास मशीनरी है, क्या मैं मेथड यूज़ करूँ, ठीक है, क्या कार्य पद्धतियाँ होंगी, क्या मेरे रूल्स रेगुलेशंस रहने वाले हैं, ठीक है, क्या कार्य प्रणालियाँ होंगी, कितने समय के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे क्या बजट चाहिए। और इसके बाद है नियोजन कार्य के प्रमुख घटक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नियोजन कार्य के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। उद्देश्य, नीतियाँ, कार्य विधियाँ, प्राविधियाँ, रीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, व्यू रचना, प्रमाप, मापदंड, समय, बजट आदि क्या है, नियोजन कार्य के प्रमुख घटक हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, देखो हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखना प्रबंध के प्रमुख कार्य की, जो हमारे पास 5 हैं। फर्स्ट है नियोजन, सेकंड है संगठन,
संगठन को इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन के बाद दूसरा काम क्या होता है? संगठन। ठीक है, उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो आवश्यक कार्य या क्रियाएं संपन्न करनी होती हैं उनका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन वर्गीकरण करना, उस कार्य को करने योग्य व्यक्तियों का दायित्व, योग्यता, अधिकार आदि करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। यानी कि एक प्रबंधक ने क्या करा? प्लानिंग तो कर ली कि भाई मुझे मेरा काम इस तरीके से करना है, कि मेरा गोल ये है कि मुझे 1 साल में क्या करना है, कम से कम 10 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है और 15 लाख का प्रॉफिट मुझे अर्न करना है। तो ये उसका क्या होगा? उसका गोल हो गया। ठीक है, तो अब उसने माइंड तो सेट कर लिया और अपनी प्लानिंग भी कर ली कि भाई ठीक है मैं ऐसे प्रोडक्शन करूँगा और मेरा काम इस वे में होगा, इतना मैं बजट रखूँगा। पर क्या वो ह्यूमन पावर के बिना काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो जहाँ पर ह्यूमन पावर की बात आ जाती है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका संगठन। क्योंकि आप ऐसे ही किसी इंसान को तो क्या कर सकते हो? अपने ऑफिस में रख नहीं सकते। तो यहाँ पर देखें हम कि सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? क्रियाएं बांटनी पड़ेगी कि अगर मुझे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो क्या क्या क्रियाएं होंगी। देखो, अगर नॉर्मल एक बहुत छोटे उद्योग की बात करें, मान लो कि किसी उद्योग में क्या है? चेयर बनती है प्लास्टिक की। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीधे प्लास्टिक की चेयर बन जाएगी। भाई पहले उसके हैंडल बनेंगे, फिर जो उसके लेग्स होते हैं वो कहीं पर बिल्ट हो रहे होंगे। प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनकी क्या होती है? क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले उनकी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, फिर वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनके कार्यों का विभाजन किया जाएगा, उस कार्य को करने योग्य व्यक्तियों का दायित्व। ऐसा तो है नहीं कि आपने इंजीनियर को रख लिया और वो आपका क्या करेगा? अकाउंट सेक्शन संभालेगा, या फिर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट को रख लिया और वो क्या कर रहा है? आपकी मशीनरी चला रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के योग्य है। ठीक है, उनका अधिकार आदि क्या करना है, क्या कहलाता है? इनका संगठन करना ये कहलाता है। संगठन को मानव शरीर में स्थित मेरुदंड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या बताया गया? संगठन को मेरुदंड, यानी कि एक तरीके से आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर संगठन ही नहीं होगा तो कोई भी जो संस्थान है वो नहीं चल पाएगी। जैसे कि अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। संगठन के द्वारा विभागाधिकारी, अधिकार, अधीन, संबंध आदि निर्धारित होते हैं। संगठन में हम देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने स्तर पर हम हमारे संगठन को बांटेंगे। अगर संगठन को बांटेंगे तो ऑफकोर्स बात है कि कोई ना कोई तो उच्च स्तर पर होगा और कोई ना कोई निम्न स्तर पर जरूर होगा। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के रिलेशन एक ऑफिस में एस्टेब्लिश करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है निर्देशन। देखो, यहाँ पर मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लिए हैं। अगर बुक में जाओगे तो हाँ मुझे पता है थोड़ा थोड़ा लॉन्ग है, निर्देशन तो इसमें बहुत लॉन्ग है, बट मेरा बिलीव ये है कि एक गधे की तरह काम करने से अच्छा है कि माइंडेड घोड़े की तरह काम करें। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। अगर अभी हम यही पॉइंट आपकी बुक से पढ़ेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। इससे बेटर ना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने उसे वहाँ से निकाल लिया है और उसको हम 2 से 3 बार पढ़ लें, तो इट विल बी मच बेनिफिशियल। ओके, प्रबंध का मुख्य कार्य है निर्देशन। निर्देशन क्या होता है? किसी को डायरेक्शन देना कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, जो हम दिन भर में बहुत सारा करते हैं कि यार तुझे अच्छा ये नहीं आता, देखिए काम ऐसे होता है, देखिए काम वैसे होता है। ठीक है, तो प्रबंधक भी क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है, क्योंकि एम्प्लॉय ऐसा तो है नहीं ना भाई प्रबंधक के माइंडसेट से ही आया होगा। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, मानो कि उन्होंने एजुकेशन ले ली, पर प्रैक्टिकल वे में जब जाएंगे तो हर ऑफिस के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर ऑफिस का काम करने का तरीका अलग होता है। तो वो जो भी नया एम्प्लॉय हायर किया जाता है उनको वहाँ पर सिखाया जाता है। तो एक प्रबंधक क्या करता है? वो अपने एम्प्लॉयज़ को निर्देशन देता है और कार्य करने के बारे में बताता है कि जो भी काम है वो इस तरीके से होगा। तो प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है? निर्देशन। प्रबंध के इस कार्य में अधीनस्थों का मार्ग प्रशस्त करना और उनकी क्रियाओं की देखरेख करना शामिल होता है। जिस प्रकार रेफरी द्वारा सीटी बजाए बिना खेल आरंभ नहीं होता, उसी प्रकार प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को दिशा प्रदान किए बिना निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऑफकोर्स, क्योंकि एक प्रबंधक को पता है कि मुझे क्या काम करवाना है, किस तरीके से काम करवाने से मेरे को मेरे गोल्स मिलेंगे, मेरे उद्देश्य प्राप्त होंगे। ठीक है, और जब तक एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि उन्हें काम कैसे करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए सीधे ही क्या कर दें, आपको आपका एग्जाम पेपर हाथ में दे दें BST, अगर आपने चैप्टर्स ही नहीं पढ़े तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो? कुछ बच्चे कर लेंगे, तो वो भी थोड़ा बहुत कर लेंगे जनरल बेसिक आइडिया से कि शायद इसमें ऐसा होता हो वैसा हो, बट एक वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे ना जब तक ना आपने उसको सीखा ही नहीं, आपके टीचर ने उसको पढ़ाया ही नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, जब तक प्रबंधक अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताता कोई काम कैसे करना है, तब तक कोई काम नहीं किया जा सकता। और इसी काम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन में अधिकारी अपने अधीनस्थों को कोई कार्य कैसे करना है यह बताते हैं तथा कार्य उचित रूप से करवाते हैं। और निर्देशन के आपके प्रमुख घटक हैं अनुशासन, ठीक है, आदेश निर्देश, अधिकारों का भारार्पण। अधिकारों का भारार्पण का मतलब होता है आपका एक तरीके से, ऑफकोर्स देखो आपके प्रबंधक ने एम्प्लॉयज़ रखे तो कुछ ना कुछ अधिकार तो उन्हें देने पड़ेंगे ना। अब बार बार तो प्रबंधक को डिस्टर्ब कर नहीं सकते, तो अधिकार बांटना क्या कहलाता है? अधिकारों का भारार्पण।
संप्रेषण कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान आपस में बातचीत नहीं करेगा तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये पता कैसे चलेगा। इसके बाद है आपका अभिप्रेरण। एम्प्लॉयज़ को अभिप्रेरित करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें, नेतृत्व और पर्यवेक्षण आदि। इसके बाद है आपका नियंत्रण। सामान्य शब्दों में पूर्व, देखो नियंत्रण के लिए तो आप ये कुछ वर्ड्स हैं इनको अच्छे से याद कर लो। कुछ वर्ड नहीं, एक छोटी सी डेफिनेशन है, माइंड में सेट कर लो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की तुलना वर्तमान में प्राप्त परिणामों से करके विचलन ज्ञात करना क्या कहलाता है, नियंत्रण। अगर इसको आपने माइंड सेट कर लिया तो टिल आपके बीकॉम, एमकॉम, बीबीए कुछ भी अगर आप करते हैं तो कुछ अपना चेंज नहीं होगा। यही डेफिनेशन आपकी रहने वाली है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की तुलना वर्तमान में प्राप्त परिणामों से करके विचलन ज्ञात करना नियंत्रण कहलाता है। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो नियंत्रण क्या होता है, आपने कुछ अपने गोल्स रखे थे, आपने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपने काम किया ताकि हमें क्या मिले, हमारे गोल्स मिल जाए, ठीक है। आपने बहुत सारा काम किया, अब लास्ट में क्या करोगे, ऑफकोर्स ही बात है ना, अपने परिणाम तो चेक करोगी। तो आपने जो गोल्स रखे थे वो और जो आपके आज की तारीख में परिणाम प्राप्त हुए हैं वो, उनको क्या करोगे आप, उनको आप करोगे कंपेयर, ठीक है। उनको कंपेयर करने के लिए आपने अपने गोल्स को रखा और आपने अपना कंपैरिजन करा। अब तो आपको दो कंडीशंस मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। दो कंडीशंस में क्या मिलेगा कि या तो आपको आपके गोल्स अचीव हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे, ठीक है। गोल्स अचीव हो गए तो क्या पता बहुत अच्छी तरीके से हुए हों, और गोल्स अचीव नहीं हुए तो बहुत बुरे तरीके से हो सकता है कि आपने मात खाई हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने 11th में जब कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया तो आपने सोचा था कि ठीक है यार आई विल अचीव एटलीस्ट 90%, ठीक है। दो तरह के स्टूडेंट्स का मैं एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स ने सोचा, एक ए था और एक बी स्टूडेंट था। तो ए ने क्या सोचा कि मैं 90% अचीव करूँगा, ठीक है। तो उसने जुलाई में जब सेशन ज्वाइन किया और जब आपके मार्च में क्या हुआ, रिजल्ट आया, तो इसको कितना मिला, 92%, ओके। तो वाओ, इसमें तो क्या हुआ, इसने तो जो अपना गोल सोचा था उससे भी ज़्यादा मिला, होने को यहाँ भी विचलन हुआ है, ठीक है। आपने गोल कितने का रखा था, आपने 90% का रखा था और आए कितने, 92%। तो आपके गोल से ज़्यादा आए, लेकिन हुआ तो विचलन ना, पर ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव विचलन, आपका सकारात्मक विचलन, क्योंकि ये तो आपके प्रॉफिट में ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बी। अब बी ने सोचा था कि यार ठीक है मैं भी 90 लाऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली इस बी भाई साहब की कितनी बनी, 80। तो अब इसका क्या हुआ, विचलन कितना आया, -10। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपका हो गया नेगेटिव विचलन। तो वैसे ही एक मैनेजर क्या करता है, अपने गोल्स जो उसने सेट किए थे और अभी जो वर्तमान में परिणाम प्राप्त हुए हैं उनको कंपेयर करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में देखा जाए तो मान लो उसने 1000 यूनिट क्या कर रहा था, सोचा था कि यार मैं 1000 यूनिट को क्या करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा, क्लियर। अब उसने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की बहुत कोशिश की, पर कितनी प्रोडक्शन हुआ, 800। तो विचलन हो गया ना कि 200 यूनिट क्या हुए, कम बने। अब वो ये पता लगाएगा कि ये यूनिट कम क्यों बने ताकि फ्यूचर में ये गलती ना हो। और अगर उसने 1000 सोचे तो गलती से क्या हुए, 1100 बन गए, तो अच्छी बात है ना कि हमने जितना कॉस्टिंग रखा उसमें हमारे को 100 यूनिट ज़्यादा प्राप्त हुए, तो ये क्या हुआ, सकारात्मक विचलन। तो इस बात में भी पता लगाया जाएगा कि ये 1000 से 1100 क्यों बने, क्योंकि ये तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो ये विचलन भी ज्ञात किया जाएगा ताकि इसको फ्यूचर में हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। नियंत्रण से प्रबंध की कार्य कुशलता से संपन्न होते हैं। विचलन यदि नकारात्मक हो तो उन्हें दूर किया जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी, और अगर आपके पास पॉजिटिव विचलन आए हैं तो उनको आप रिसर्च करो और क्या करो, व्यूह रचना बनाओ। नियंत्रण प्रक्रिया में 4 तत्वों का समावेश होता है कि नियंत्रण प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले प्रमाप का निर्धारण किया जाता है, यानी कि आपके स्टैंडर्ड का निर्धारण किया जाता है। एक तरीके से यहाँ पर उद्देश्यों की बात हम कर रहे हैं। फिर कार्यों का मूल्यांकन में परिणाम विवरण तैयार करना। फिर आपने जो भी काम हुए साल भर में, 6 महीने में, या फिर जो भी आपका टाइम पीरियड था उसमें जो आपके काम हुए उनका आपने मूल्यांकन करा, ठीक है। और उनका क्या करा आपने, परिणाम तैयार करा, ठीक है। उसके बाद है वास्तविक परिणामों का, जो आपको परिणाम प्राप्त हुए एक्चुअल में, उनको आप किससे कंपेयर करोगे, जो हमने यहाँ पर प्रमाप निर्धारित किए थे। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमने क्या गलती करी है, क्या फिर हमने क्या अच्छा करा। और उनके बाद क्या है, विचलनों के आधार पर संशोधन करना, ठीक है। तो ये होगा एक तरीके से आपकी नियंत्रण प्रक्रिया। ये भी पूछा जा सकता है कि नियंत्रण में कौन से तत्वों का समावेश है, तो ये 4 तत्व होते हैं। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियंत्रण प्रक्रिया बताइए। कभी भी किसी भी प्रक्रिया के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना एक साइकिल वाले वे में ही डायग्राम बनाना, क्योंकि प्रक्रिया कोई भी हो वो कभी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू आपके चलती रहती है। आई होप बच्चे लोग आपको समझ में आ रहा होगा। इफ समझ में आ रहा है तो लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें। लास्ट काम है आपका 5th समन्वय। संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं, कार्य विधियों, कार्य क्षमताओं में, गुणों में
पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबका माइंडसेट सेम नहीं होता, सबके गोल सेम नहीं होते। जो सामूहिक गोल होता है वो तो सबका सेम होता है, पर हर कोई एम्प्लॉय क्या होता है अपने व्यक्तिगत गोल्स के लिए भी वहाँ पर काम कर रहा होता है, जिससे क्या होता है उनके बीच में डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है। अतः समन्वय का सामान्य अर्थ क्या है? तालमेल बिठाना। तो यही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा संघर्षों को दूर करके उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। समन्वय के द्वारा विभिन्न जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में जो भी संघर्ष हो रहा है उनको दूर करा जाता है और उनके मध्य समन्वय बिठाया जाता है, ताकि संस्था में शांतिपूर्वक काम हो और अपने जो उद्देश्य हैं वो भी जल्द ही प्राप्त हो जाएं। इसीलिए कुंट्ज और ओडोनेल ने क्या कहा है? समन्वय को प्रबंधन का सार कहा है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। समन्वय को प्रबंधन का सार कहा गया है, कैसे समझाइए? तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है ये आपको आंसर में लिखनी है। या फिर समन्वय को प्रबंधन का सार किसने कहा है? तो कुंट्ज और ओडोनेल ने कहा है। या फिर कुंट्ज और ओडोनेल ने समन्वय के महत्व में क्या शब्द बताए हैं? तो समन्वय को उन्होंने प्रबंधन का सार बताया है। इस तरीके से घुमा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सहायक कार्य की अगर बात करें तो प्रबंधन के प्रमुख कार्यों को संपन्न करने के लिए उसकी सहायता के लिए किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? सहायक कार्य कहलाते हैं। यानी कि प्रबंधन के जो मुख्य कार्य हैं उनकी हेल्प के लिए जो हमने काम बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके सहायक कार्य कहलाएंगे, जिन्हें निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है। पहला है आपका निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डे बाय डे भी नहीं, इन आ सिंगल डे, एक दिन में भी हम लोग कितनी बार होता है बहुत सारे निर्णय हमको लेने पड़ते हैं हर बात में। ठीक है, वैसे एक प्रबंधक को भी क्या होता है बहुत सारे निर्णय डे टू डे लाइफ में लेने पड़ते हैं। प्रबंधन में कई विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, निर्णय किसे कहते हैं? बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है आपके? ये कहलाता है आपके निर्णय। निर्णय किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। देखो, निर्णय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है कि मुझे कोई काम करना है या मुझे कोई काम नहीं करना। प्रबंधक को कदम कदम पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो संगठन के कार्यों में कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यह प्रबंधन की कार्य निर्णय प्रबंधन के प्रत्येक कार्य में अंतर्व्याप्त होता है। ठीक है, नियोजन, संगठन, निर्देशन किसी में भी अगर आप लेंगे तो निर्णय सब में व्याप्त है, क्योंकि नियोजन में भी देखा जाता है हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी निर्णय तो लेना पड़ेगा ना हमें कि हमें कितना बजट रखना है। 10 लाख 5 लाख तो वहाँ भी हम चूज़ कर रहे हैं। हमें क्या रिसोर्सेज लेने हैं कि हमें ह्यूमन पावर ज़्यादा लेनी है या फिर हमें मशीनरी ज़्यादा लेनी है, तो वहाँ भी हमें चूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, संगठन की अगर बात करें तो हमें किस एम्प्लॉय को किस पोस्ट पर रखना है, वहाँ भी हमें निर्णय करना पड़ रहा है। तो निर्णय एक बहुत ही एसेंशियल आपका काम है जो कि प्रबंधन के मुख्य कार्यों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। प्रबंधन के हर मुख्य कार्य में वो व्याप्त होता है। इसके बाद है आपका सेकंड, नियुक्तिकरण। संगठन संरचना के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो क्या होता है भौतिक संरचना, ठीक है, जिनको आप केवल देख और छू सकते हो, भवन, उपकरण, मशीन, सामग्री, पूंजी। पर इनको चलाने के लिए ह्यूमन पावर तो चाहिए ना। ये थोड़ा ना कि अगर आपकी बिल्डिंग है तो वो ऑटोमेटिक ही काम करने लग जाएगी, आपकी मशीन ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी। उनको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? मानवीय संरचना। योग्य कर्मचारियों की भर्ती व विकास। ठीक है, जहाँ भी आपके नियुक्तिकरण की बात आ जाए तो सामान्य शब्दों में उसको अर्थ में लेंगे हम योग्य कर्मचारियों की भर्ती व विकास, क्योंकि ऑफकोर्स योग्य वर्ड यहाँ पर क्यों लगाया गया है? इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोई भी अयोग्य कर्मचारी को अपने ऑफिस में लेना पसंद नहीं करेगा। प्रबंध संस्था में कार्य करने के लिए मानवों की आवश्यकता होती है, जो कि नियुक्तिकरण कार्य कहलाता है। नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय को काम पे रखना। बहुत एक छोटे टर्म में और लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो कर्मचारियों की भर्ती से लेकर नियुक्तिकरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। इसमें कर्मचारियों की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक के सब काम शामिल होते हैं। एक कर्मचारी किसी ऑफिस में जब से लगता है तो अंत में क्या होता है? वो सेवानिवृत्त तक उसका काम होता है, यानी कि जो हम वर्ड सुनते हैं रिटायरमेंट। इसके बाद है नवाचार। हमने 11th में पढ़ा था। नवाचार होता है इनोवेशन, यानी कि रिसर्चर्स के द्वारा नए नए आइडियाज़ लगातार लाते रहना नवाचार कहलाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। बदलते परिवेश में निरंतर उत्पाद विकास में शोध कार्य करते रहना प्रबंधक का कार्य होता है, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, रिसर्च नहीं करोगे तो एक टाइम बाद क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सेवा है वो क्या होने लग जाएगी? धीरे धीरे पीछे रहने लग जाएगी। अगर हम मान लो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी भी ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, आप जैसे पहले स्कूल्स में जाके पढ़ते थे और अब हमें क्या पता 2 या 3 महीने कब तक हमें क्या करना पड़े? ऑनलाइन ही पढ़ना पड़े। और ऑफकोर्स ये बात है, जो लोग ऑनलाइन ऑप्ट नहीं करेंगे या तो उनके स्टूडेंट्स को लॉस होगा या फिर उस संस्था को लॉस होगा। इस एग्जाम्पल को भी हम इनोवेशन से जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में देखोगे। पहले टेलीफोन जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे वो टेलीफोन होता था, या फिर टीवी पे देखा जाए तो पहले बड़ा वाला टीवी होता था, और अब एक बिल्कुल पतली सी स्क्रीन आ गई जिसको आप दीवार पे चिपका कर भी देख सकते हो। तो ये सब किसका नतीजा है? ये सब आपके है शोध कार्यों का नतीजा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। नवाचार से आशय निरंतर नई तकनीकों का उपयोग करना, वर्तमान परिवेश में परिवर्तन लाना नवाचार कहलाता है। जो प्रबंधक नवाचार अपनाते हैं वे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स अगर कोई संस्था नवाचार नहीं अपनाएगी तो बंद हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपके नोकिया कंपनी, सब कंपनी से जब एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आई तो नोकिया कंपनी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेकर आई, तो बीच में नोकिया कंपनी क्या हो गई थी? नोकिया कंपनी बिल्कुल बंद हो गई थी। क्यों हुई भाई? उसने नवाचार नहीं अपनाया, लोगों को पसंद नहीं आई। तो जो लोगों को पसंद आएगा वही मार्केट में चलता है। पीटर एफ ड्रकर ने नवाचार को मुख्य कार्य बताया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि नवाचार किसे कहते हैं, और पीटर एफ ड्रकर ने नवाचार को क्या बताया? तो नवाचार को मुख्य कार्य बताया, या फिर पीटर एफ ड्रकर के द्वारा मुख्य कार्य कौन सा बताया गया है? तो आएगा आपके नवाचार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण वाला जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर हम इसको एक शॉर्ट में पढ़ेंगे। संप्रेषण क्या होता है? नॉर्मली किसी की जो विचार हैं वो जानना, अपने विचार इशारों से, बातचीत से बताना, क्या कहलाता है? संप्रेषण। सामान्य शब्दों में विचारों, सूचनाओं, तथ्यों, भावनाओं के आदान प्रदान को ही संप्रेषण कहते हैं। संदेश पहुंचाने, प्राप्त करने के लिए संप्रेषण अति आवश्यक होता है। अगर आप किसी को अपने संदेश पहुंचाओगे नहीं, चाहे वो रिटर्न में है, चाहे वो ओरल है, कैसे भी है, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। संप्रेषण के द्वारा कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। प्रबंधकों को एक अच्छी संप्रेषण प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे कि भ्रम, अफवाह, मनमुटाव, दुर्भावना दूर की जा सके। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। अगर प्रबंधक अपनी बातचीत अपने कर्मचारियों को नहीं बता पा रहा, कर्मचारी अपने मन की बात या फिर जो भी उन्होंने काम करा है वो अपने मालिक को नहीं बता पा रहे, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल नील है वहाँ पर, और किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पर प्रगति हो ही नहीं पाएगी। अतः संप्रेषण होना ज़रूरी है, और संप्रेषण के साथ ही एक अच्छा संप्रेषण होना ज़रूरी है ताकि कर्मचारियों के मध्य अफवाह, मनमुटाव, दुर्भावना पैदा ना हो, और अगर कुछ होती है तो उन्हें दूर किया जा सके। देखो, अफवाह, मनमुटाव और दुर्भावना कैसे उत्पन्न होती हैं? किसी के गलत बोलने या गलत सुनने से ही इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो उत्पन्न होती है। मान लो नॉर्मली अगर हमारे फ्रेंड ने हमें कोई बात कही, हो सकता है हमने उसी बात को किसी दूसरे तरीके से ले लिया, या फिर हमने किसी थर्ड पर्सन को वो बात बताई तो हमने किसी और तरीके से उसको बता दी, जबकि वो बात उस तरीके से कही नहीं गई थी। तो वहाँ पर क्या होता है? अफवाह, मनमुटाव और दुर्भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की गतिविधि किसी भी संस्थान में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? बेसिकली जब कोई एक पर्सन किसी ग्रुप को लीड करता है तो वो नेता कहलाता है, और ये प्रक्रिया नेतृत्व कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक समूह का क्या होता है? एक नेता, क्योंकि अगर समूह का कोई नेता नहीं है तो वह समूह भी कैसे कहलाएगा? एक समूह होने के लिए कोई ना कोई उसका लीडर होना चाहिए। ठीक है, जिसको वो क्या कर सके, जिसका जो भी ग्रुप में बाकी मेंबर है वो उसका अनुसरण कर सके। नेता अपने समूह का अपने उद्देश्यों की ओर पथ अग्रसर करता है। देखिए, जो भी उनके गोल्स होते हैं तो एक नेता क्या करता है? ग्रुप में जो भी लोग होते हैं उनका जो अपने उद्देश्य उन्होंने निर्धारित करे हैं उसके लिए वो उनको पथ दिखाता है कि कैसे हमें काम करना है, किस प्रकार से हमारे गोल्स अचीव होंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों में संपर्क बनाए रखना, वार्तालाप करना, गोष्ठियाँ करना नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का युग है कि अगर आप लोग कंटिन्यूस तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के जो भी सामने प्रॉब्लम है उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ फाइट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रत्येक प्रबंधक को दल या संघ में हिस्सा लेने के लिए संगठन का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं यूनियंस होते हैं, रेलवे यूनियन हो गया आपका, फिर किसी ऑफिस का यूनियन हो गया, ये क्या होता है? दल या संघ ही होते हैं। ठीक है, तो जो अपने सामने प्रॉब्लम आती है ये उनका क्या करते हैं, जो भी अपने ओनर्स होते हैं उनके सामने एक नायक के द्वारा ही इसको वहाँ पर रखवाते हैं। ये है हमारे 5 पॉइंट जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के बस 2 पॉइंट और बचते हैं। एक तो है आपके प्रबंध की भूमिका और एक है आपके प्रबंध के स्तर, जिन्हें हम जल्दी ही दोनों वीडियोस में कवर कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इस चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन की बात जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा तब हम करेंगे, ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें बताऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।